आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड की 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित उत्तरी स्वप्न परी हरी क्रांति शीर्षक पाठ के प्रश्नों को बनाएंगे। तो आइए आगे चलो और देखें। इस पाठ के जो सबसे पहले प्रश्न हैं उसमें आपसे पूछा जा रहा है, लेखक ने कोसी अंचल के परिचय किस तरह दिया है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, उत्तरी स्वप्न परी हरी क्रांति शीर्षक पाठ हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की एक उत्कृष्ट रिपोर्टाज है। इसमें लेखक कोसी अंचल का बड़ा ही आत्मीय वर्णन किया है। कोसी के त्रासदी के बाद भी लेखक उसका वर्णन करते समय मानवीय गुणों के अनुसार निरपेक्ष नहीं रह पाते हैं। वे कोसी को एक साथ पुण्य सलीला, छिन्नमस्ता भीमा, भयानक और प्रभावती कोसी कहकर संबोधित किया है। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं कि जब कोसी नदी या उसके किसी अंचल के संबंध में कुछ कहने या लिखने बैठता है तो बात बहुत हद तक व्यक्तिगत हो जाती है। ऐसा क्यों? तो इसके जवाब में लिखेंगे, उत्तरी स्वप्न परी हरी क्रांति प्रस्तुत पाठ में कोसी का वर्णन करते हुए लेखक ने स्वयं स्वीकार किया है वे कोसी के संबंध में कुछ लिखने बैठते हैं तब वे तटस्थ अथवा निरपेक्ष नहीं रह पाते। कारण कोसी अंचल के साथ उनका न केवल व्यक्तिगत जुड़ाव है बल्कि उसके साथ लेखक का भावात्मक लगाव भी है। कोसी एवं कोसी अंचल की तमाम चीज़ें उनमें पूरी तरह रची बसी है। शायद इन्हीं सब वजहों से कोसी अथवा कोसी अंचल का वर्णन करते समय बात बहुत हद तक व्यक्तिगत हो जाती है। क्लियर। अब इसके अगले सवाल है कि पाठ में लेखक ने कोसी को माई भी कहा है और डायन कोसी शीर्षक से रिपोर्टाज लिखने की चर्चा भी की है। लेखक का कोसी से कैसा रिश्ता है? तो इसके जवाब में लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ में लेखक फणीश्वर नाथ रेणु का हमेशा से कोसी नदी के साथ आत्मीय संबंध रहा है। वहीं उनका लालन पालन हुआ, वहीं की मिट्टी में लोट लोट कर वे बड़े हुए थे। इसीलिए लेखक ने पाठ के आरंभ में ही कोसी को माई कहकर संबोधित किया। उनके लिए कोसी सिर्फ नदी मात्र नहीं है बल्कि माता के समान है। एक अन्य रिपोर्टाज में लेखक ने कोसी की भयावहता और उसकी विनाश लीला का वर्णन करते हुए उसे डायन भी कहा है। उत्तरी स्वप्न परी हरी क्रांति और डायन कोसी शीर्षक दोनों रिपोर्टाज से स्पष्ट होता है कि लेखक का कोसी के साथ गहरा संबंध है। लेखक कोसी के दोनों ही रूपों से भली भांति परिचित है। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं कि मानव ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करें। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, ईश्वर ने मानव से अच्छा किसी भी प्राणी को नहीं बनाया है। अर्थात पूरी सृष्टि में मनुष्यों से बेहतर कुछ भी नहीं है। तभी तो हिंदी के प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत एवं बंगला कवि चंडीदास ने भी अपनी कविताओं में मनुष्य को सर्वोत्तम बताया है। फणीश्वर नाथ रेणु ने भी प्रस्तुत पाठ में इसकी पुष्टि की है। उन्होंने इसमें बताने का प्रयास किया है कि अगर आदमी निश्चय कर ले तो इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। मतलब नामुमकिन को मुमकिन किया जा सकता है, आपदा को भी अवसर में बदला जा सकता है। बिहार का शोक कहे जाने वाली कोसी नदी जो पल भर में हजारों जिंदगी को तबाह कर देने के लिए कुख्यात है, वो उसे नियंत्रित कर आदमी ने अपने इसी अदम्य साहस और अजय पुरुषार्थ का परिचय दिया है। अब वहाँ शोक की जगह हर तरफ खुशहाली का वातावरण है। खेतों में हरियाली है। लोग अब सुख और चैन से कोसी अंचल में भी जीवन गुजर बसर करने लगे हैं। इस तरह यह स्पष्ट है कि मनुष्य ही सृष्टि का सर्वोत्तम प्राणी है। क्लियर। अब इसके अगले सवाल है कि सुदामा की किस कथा का उल्लेख लेखक ने पाठ में किया है। तो इसके जवाब में लिखेंगे, सुदामा एक पौराणिक पात्र है। सुदामा कृष्ण के बाल सखा थे। एक बार विप्र ब्राह्मण सुदामा द्वारकाधीश कृष्ण से मिलने द्वारिका गए। वहाँ कृष्ण ने सुदामा का यथोचित
औपचारिक सत्कार किया, लेकिन उन्होंने कभी सुदामा की मदद करने की बात को स्पष्ट नहीं होने दिया। पर द्वारिका से लौटने पर सुदामा अपने घर के स्थान पर टूटी हुई मरैया की जगह धन्य धान्य से परिपूर्ण महल को देखकर अचंभित होता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने इसका मात्र सांकेतिक रूप से जिक्र किया है, कहीं इसका विस्तार से कोई चर्चा नहीं किया। इसी तरह कोसी अंचल का एक युवक रोटी रोजगार के लिए गांव से दूर बंगाल जाकर बस जाता है, लेकिन जब वह 7-8 साल बाद गांव की 1-1.5 बीघा जमीन को बेचने के इरादे से घर वापस आता है, तब वहाँ की वीरान पड़ती जमीन को लहलहाते देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। गांव की खुशहाली और समृद्धि को देखकर उसे सहसा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। सुदामा की तरह वह भी थोड़ी देर के लिए इस सोच में पड़ जाता है। क्लियर? अब इसके अगले सवाल है कि लेखक अपने दूसरे उपन्यास में दुन्ने उत्साह से क्यों लग गया, पहले उपन्यास से इसका क्या संबंध है? तो इसके जवाब में लिखेंगे फणीश्वरनाथ रेणु का पहला उपन्यास मैला आंचल है। इस उपन्यास के प्रकाशित होते ही इस पाठ के लेखक लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच गए। पूर्णिया के मेरीगंज गांव के माध्यम से उन्होंने कोसी अंचल के जीवन दशा का बड़ा ही सजीव वर्णन किया। मैला आंचल उपन्यास में उसके लेखक ने वहाँ की खुशहाली की कामना की है। उपन्यास का एक प्रमुख पात्र डॉक्टर प्रशांत के माध्यम से लेखक ने अपनी कल्पना को शब्द प्रदान किया है, लेकिन जब सचमुच कोसी परियोजना से कोसी अंचल का कायाकल्प होना आरंभ हुआ तो इसी खुशी में लेखक प्रति परिकथा को दुगने उत्साह से लिखने लग गए। क्लियर? अब इसके अगले सवाल हैं कि जिन्हें विश्वास न हो वे स्वयं आकर देख जाएं। प्राणों में घुले हुए रंग धरती पर किस तरह फैल रहे हैं, फैलते ही जा रहे हैं। इस उदाहरण की सप्रसंग व्याख्या करें। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कि जिन्हें विश्वास न हो वे स्वयं आकर देख जाएं। प्राणों में घुले हुए रंग धरती पर किस तरह फैल रहे हैं, फैलते ही जा रहे हैं। प्रस्तुत उदाहरण हिंदी की पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित उत्तरी स्वप्न परी हरी क्रांति शीर्षक रिपोर्टाज से उद्धृत है। इस पाठ में लेखक ने कोसी क्षेत्र में हुए परिवर्तनों को बड़े ही सुंदर तरीकों से रेखांकित किया है। प्रस्तुत उदाहरण के माध्यम से लेखक ने कोसी के उदास और वीरान पड़ती में लौटी हरियाली पर प्रसन्नता व्यक्त की है। जहाँ कभी जिंदगी उदास और मुरझाई सी रहती थी, वहाँ कोसी परियोजना के कारण खुशहाली है। लेकिन पहले इस तरह की कल्पना के कारण लेखक को अक्सर लोगों के बीच मजाक का पात्र बनाया जाता था। लेखक के सपनों के जैसा कोसी क्षेत्र में परिवर्तन होने पर उन्होंने उन लोगों को लक्ष्य करके जिन्हें उनके विश्वास पर विश्वास नहीं था, कहा है कि जिन्हें इस विस्मयकारी बदलावों पर विश्वास न हो वे आकर इसे स्वयं देख जाएं, तब शायद उन्हें मेरे सपनों को सच साबित होने पर यकीन हो। यह उदाहरण कोसी क्षेत्र में हुए बदलावों को उजागर करती है। क्लियर? अब इसके अगले सवाल हैं कि रेणु के इन रिपोर्टाज की मुख्य विशेषताएं क्या है, अपने शब्दों में लिखें। तो इसके जवाब में लिखेंगे रिपोर्टाज वास्तव में फ्रेंच भाषा से लिया गया एक शब्द है जिसका मतलब किसी घटना को मानसिक छवि में ढालते हुए प्रस्तुत करना होता है। इस तरह यह एक कलात्मक और साहित्यिक विधा का एक विशेष रूप है। रिपोर्टाज की उत्पत्ति सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूरोप में हुआ था। इसकी प्रमुख विशेषताएं कथात्मक प्रस्तुति, ऐतिहासिकता, विश्वसनीयता, भाव प्रधान शैली और चित्रात्मकता है। हिंदी साहित्य में हालांकि रेणु के समय से भी पहले से ही हिंदी साहित्य में रिपोर्टाज हालांकि रेणु के समय से भी पहले से है, लेकिन रेणु के आने से रिपोर्टाज पहले से अधिक समृद्ध हुई है। प्रस्तुत पाठ भी एक अत्यंत सारगर्भित रिपोर्टाज है जिसमें लेखक ने कोसी अंचल की दुर्दशाओं और परिवर्तनों का स्पष्ट वर्णन किया है। रिपोर्टाज के तौर पर प्रस्तुत इस पाठ की विशेषताएं कोसी क्षेत्र का इतिहास, भौगोलिक स्थिति एवं वर्तमान दशा का कथात्मक रूप प्रमुख है। इस पाठ में केवल कपोल कल्पना ही नहीं है, बल्कि लेखक ने वास्तविकता के ठोस धरातल पर इस पाठ की मजबूत बुनियाद रखी है। विश्वसनीयता की कसौटी पर यह पाठ 100% सही ठहरता है। रिपोर्टाज
उसके लेखक के भावावेश प्रधान होता है। इस दृष्टि से भी प्रस्तुत रिपोर्टाज सही ठहरता है। इस तरह उत्तरी स्वप्नपरी हरी क्रांति शीर्षक यह पाठ फणीश्वर नाथ रेणु की एक उत्कृष्ट रिपोर्टाज का उदाहरण है, जिसमें रिपोर्टाज के सभी गुण लक्षण मौजूद हैं। क्लियर? तो ये थे बिहार बोर्ड के 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित उत्तरी स्वप्न परी हरी क्रांति शीर्षक पाठ के प्रश्न। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इसे आप अपने मित्रों तक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आप देखते रहे हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।